जो बात सुधांशु जी लेकर आए हैं कि दंगे के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने देने में केजरीवाल सरकार ने टांग अड़ाई, इसके अलावा कई ऐसे मामले हुए जिसमें केंद्र का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर उसमें देरी करवाई। ये चीजें ना हो, अब वो अधिकार सरकार के हाथ से चला गया है और यही चुभन आम आदमी पार्टी को हो रही है। क्या आपको लगता है आलोक शर्मा? देखिए, मुझे लगता है दिल्ली में कोई भी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, पहले बीजेपी की रही, हमारी रही, आज आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली की जनता ने चुना है। जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर का है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी सेंटर के पास है। पुलिस को दिल्ली सरकार से परमिशन नहीं लेनी, अगर किसी के खिलाफ वहां पर उनको चार्जशीट फाइल करनी है हाई कोर्ट में, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है दिल्ली पुलिस को। ये मिसलीड करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी के साथ साथ बीजेपी भी मिली हुई है। बीजेपी पूरी तरह से चुनी हुई सरकार के हाथ काट देना चाहती है कि जो भी फैसला लेना हो हम ले लेंगे, एलजी महोदय के माध्यम से, जो एक मनोनीत व्यक्ति है उसके माध्यम से ले लेंगे। अभी सुधांशु भाई ने पूरी तरह से सहगल साहब की बात को भी क्लियर कर दिया। सहगल साहब ने कहा कि राय की बात नहीं है, सुधांशु भाई ने कहा नहीं, राय है और राय के बाद ही सारा काम हो जाएगा और राय बाध्यकारी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता को एक कमजोर मुख्यमंत्री, आप राज्यसभा में वॉकआउट कर गए कल, जिस तरह से दिल्ली के बीजेपी सरकार। आलोक जी, रवि जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। रवि जी, मैं सवाल पूछ दे रहा हूं आपका, क्योंकि आप दोनों स्काइप से कनेक्टेड हैं तो ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। आलोक जी, उनका सवाल है कि आप अगर इतने थे इसके खिलाफ तो राज्यसभा से वॉकआउट क्यों कर गया? देखिए, मुझे लगता है राज्यसभा में तो किसान वाला बिल भी था। केंद्र सरकार की जो नीयत है, पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसका कारण है अब वो वॉइस वोट से पास करा देते, वो ध्वनि मत से पास करा देते, फिर क्या निकल जाता। लेकिन आलोक जी, दो चीजें, ये भी एक तरीका है, दो चीजें, और हमने बिल्कुल ये विरोध करने का तरीका है। नहीं, ये सवाल हमेशा उठता है वॉकआउट के टाइम पर कि विरोध करने के लिए वॉकआउट किए या चुपचाप से विरोध करते हुए ना दिखें, समर्थन भी ना करते हुए दिखें, लेकिन साथ भी हो जाए इसलिए वॉकआउट कर गए। इस पर बाद में कभी लंबी चर्चा होगी। लेकिन आलोक जी, दो मेरे फटाफट से सवाल हैं। उसके पहले उमेश सहगल साहब से मैं एक सवाल ले लूं, उसके बाद वापस आपके पास आता हूं। उमेश सहगल साहब, क्या यह कहना जायज है कि दिल्ली सरकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया इस बिल से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खत्म किया। जितना भी खत्म करना था उतना सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि यहाँ स्टेटहुड नहीं हो सकती। इसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यहाँ स्टेट नहीं बनाया जा सकता दिल्ली को। जब ये चीज उन्होंने मान ली तो अब रह गया कि कौन सी शक्तियां इनको दी जाए। तो ये हुआ कि आप इनको लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वगैरह छोड़ के बाकी सारी दे दी जाए। उसमें भी एक प्रॉब्लम है, ऑलरेडी जो सेंट्रल लॉज पास हो चुके हैं उनको क्या असेंबली ओवर रूल कर सकती है? इस एक्ट ने कहा नहीं। अगर दोनों एक्ट एट वेरियंस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट का एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रिवेल करेगा। ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो ठीक है, गलत है, वो तो मैटर ऑफ ओपिनियन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। अब आपकी इशू लिमिटेड रह गया कि एलजी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये जो राष्ट्र के गवर्नर जो हैं वो क्या अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट चाहे उसको ओवररूल कर दे। यहाँ पे ओवररूल करने की पावर इनके पास नहीं है। अगर उसको ओपिनियन एलजी की आप नहीं मानेंगे और एलजी इंसिस्ट करेंगे तो उनको प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहिए। तो एलजी सुपर गवर्नमेंट नहीं बन जाते, प्रेसिडेंट जरूर सुपर गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक, सेंट्रल कैबिनेट जरूर सुपर, वो भी इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, दिल्ली में याद रखिए कि 550 या 750 एमपी हैं, उनमें से सिर्फ 10 एमपी दिल्ली के हैं, बाकी सब दिल्ली के बाहर के हैं। सुप्रीम कोर्ट जज जो हैं उसमें 3 जज दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, बाकी सारे जज दिल्ली से बाहर के हैं। तो दिल्ली के बाहर की पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं। तो सिर्फ दिल्ली के लोग फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगा या सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगी, ये करेक्ट नहीं माना जा सकता। और इसी को देखते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी ताकि आपको कुछ शक्तियां भी मिलें और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत ओवरऑल कंट्रोल भी रहे। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप एक सेल्स टैक्स सेंट्रल लगा देते हैं, एक टैक्स एम्बेसियों के ऊपर, कहते हैं जिन पे इनमें टैक्स लगेगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने फॉरेन एजेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं कि ऐसी चीज आप नहीं करेंगे। तो क्या उसको कैसे रोका जाएगा उस डिसीजन को? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलेगा जब वो डिसीजन हो चुकी तो उसको कैसे रोकेंगे? ठीक है, एलजी की
किया कि आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए प्रेसिडेंट को अगर इस टाइप की कोई डिसीजन होती है, ताकि हम उसको टाइम पे रोक सकें। ठीक है, सुधांशु जी से लास्ट कमेंट लें, उसके पहले आलोक जी, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह बराबर है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बराबर है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी बराबर है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों बराबर नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो 1991 का एक्ट है, उसमें पावर्स पूरी तरह से उसमें कहा गया है, उसको पूरा डिफाइन किया गया है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस के अलावा बाकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आपका उत्तर ये पूरा हो गया।